नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। कांग्रेस ने तेज की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारी। राहुल गांधी ने सिविल सोसाइटी के साथ दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में की बैठक। 7 सितंबर से शुरू होगी यात्रा। 150 दिन में 3500 किलोमीटर का सफर करेगी तय। 12 राज्यों से गुजरेगी। दिल्ली में सेवाओं पर किसका अधिकार, केंद्र का या फिर दिल्ली सरकार का? 5 जजों की संवैधानिक पीठ करेगी फैसला। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान पर विवाद। कहा, अगर गांव में कोई भी इमाम आए तो तुरंत करें पुलिस को सूचित। शेयर बाजार में बड़ी गिरावट। सेंसेक्स 827 अंक गिरकर 58,774 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी 268 अंकों की गिरावट के साथ 17,491 अंक पर हुआ बंद। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है किसानों की महापंचायत से। सरकार और किसान एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। किसानों की मांगे पुरानी है। 1 साल पहले सरकार ने जो वादे किए थे उनमें से अधिकांश अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ऊपर से बिजली बिल और संसद में पेश कर दिया गया, जिसे लेकर सरकार ने वादा किया था कि किसानों से बिना चर्चा के इसे संसद में नहीं लाया जाएगा। सरकार तक अपनी आवाज पहुंचाने के लिए आज किसानों ने जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया। इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। वहीं मेघालय के राज्यपाल ने आज एक बार फिर किसानों के हक की आवाज उठाई और एमएसपी गारंटी कानून को लेकर बड़ा दावा किया। बात गुजरात में लगातार मिल रही ड्रग्स के चलते राहुल गांधी के बीजेपी सरकार से सवालों की भी करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर क्या लगाए गंभीर आरोप और फिर बीजेपी ने क्या किया पलटवार। वहीं बात करेंगे अमित शाह के तेलंगाना दौरे पर कैसे घिर गई बीजेपी। इसके अलावा और भी कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो बढ़ते हैं आगे अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, आज फिर दिल्ली में किसानों का हल्ला बोल देखने को मिला। सरकार की वादा खिलाफी से नाराज किसानों ने आज शांतिपूर्ण ढंग से अपनी नाराजगी जाहिर की और अपनी मांगे पूरी करने की मांग की। हालांकि किसानों को रोकने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन किसानों ने ठान लिया है कि अब वो पीछे नहीं हटेंगे। तो कैसी रही किसानों की महापंचायत, देखिए खास रिपोर्ट। दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बार फिर किसानों की पंचायत लगी। दिल्ली पुलिस ने किसानों को रोकने में अपनी ताकत तो पूरी लगाई, किसानों की महापंचायत को मंजूरी भी नहीं दी गई। धारा 144 लगा दी गई। यूपी और हरियाणा से सटे बॉर्डर को सील कर दिया गया था। भारी पुलिस बल तैनात किया गया, लेकिन ये इंतजाम भी किसानों का रास्ता नहीं रोक पाया। हजारों की संख्या में किसान जंतर मंतर पर पहुंच गए। वैसे पुलिस ने कई किसान नेताओं को जरूर अपनी हिरासत में ले लिया। राकेश टिकैत को तो रविवार को ही दिल्ली पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया था, लेकिन इसके बावजूद किसानों की पंचायत हुई। मोदी सरकार को चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा कि हम अभी पक्का मोर्चा लगाने नहीं आए हैं, सिर्फ एक दिन के लिए आए हैं। सरकार को जगाने के लिए आए हैं कि जो वादे 1 साल पहले उन्होंने किसानों के साथ किए थे उन्हें पूरा किया जाए। किसानों ने सरकार के सामने अपनी मांगों को रख दिया है। किसानों की मांग: लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ित किसान परिवारों को इंसाफ, जेलों में बंद किसानों की रिहाई व नरसंहार के मुख्य दोषी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की जाए। स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फॉर्मूले के अनुसार एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त किया जाए। बिजली बिल 2022 रद्द किया जाए। गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया जाए और गन्ने की बकाया राशि का भुगतान तुरंत किया जाए। भारत WTO से बाहर आए और सभी मुक्त व्यापार समझौतों को रद्द किया जाए। किसान आंदोलन के दौरान दर्ज किए गए सभी मुकदमे वापस लिए जाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के बकाया मुआवजे का भुगतान तुरंत किया जाए। अग्निपथ योजना वापस ली जाए। किसानों के आंदोलन के चलते आज दिन भर दिल्ली में ट्रैफिक जाम की स्थिति रही। गाजीपुर सिंधु टिकरी बॉर्डर पर लंबा जाम लगा रहा। शाम को किसानों ने अपना प्रदर्शन समाप्त कर दिया, लेकिन इस चेतावनी के साथ कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो वो वापस लौट कर आएंगे और फिर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई शुरू करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा अराजनैतिक के संयोजक जगजीत सिंह ने कहा कि हम अपनी मांगों को राष्ट्रपति के सामने भी रखेंगे। अब देखना होगा कि किसानों के आंदोलन के आगे मोदी सरकार फिर झुकेगी। जिस तरह से कृषि कानून वापस लिए गए उसी तरह से एमएसपी की मांग मानी जाएगी। क्या किसानों की दूसरी मांगों को भी पूरा किया जाएगा? केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी, एमएसपी गारंटी कानून, ये सब किसानों की मुख्य मांगे हैं। अब ये कब पूरी होती हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बीच मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक का चौंकाने वाला बयान आया है, जिसने एक बार फिर मोदी सरकार को मित्रों की सरकार करार दे दिया है। तो क्या बोल गए मलिक?
देखिए रिपोर्ट। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने एक बार फिर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने दावा किया कि जल्दी ही देश में गेहूं की कमी होने वाली है और जब गेहूं की कमी होगी तो पीएम मोदी के दोस्त अडानी अपने गोदाम से गेहूं निकालेंगे और बाजार में ऊंची दरों पर बेचेंगे। किसान को भले ही फसल पर एमएसपी ना मिले, लेकिन अडानी को मोटा मुनाफा पहुंचाने की तैयारी कर ली गई है। मेघालय के राज्यपाल ने दावा किया कि अडानी ने हरियाणा के पानीपत में एक बड़ा गोदाम बनाया है और सस्ते दामों पर गेहूं खरीद कर स्टॉक कर लिया है। अब प्रधानमंत्री के दोस्त पैसा कमाएंगे और किसान नुकसान उठाएंगे। हमें इनके खिलाफ बड़ी लड़ाई लड़नी होगी। किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए राज्यपाल ने कहा कि जब तक किसानों की मांगे पूरी नहीं हो जाती वो अपना विरोध जारी रखेंगे। अगर एमएसपी को लागू नहीं किया गया और इसकी कानून गारंटी नहीं दी तो फिर एक और लड़ाई होगी। इस बार ये भयंकर लड़ाई होने वाली है। आप इस देश के किसान को नहीं हरा सकते क्योंकि ईडी या आयकर विभाग के अधिकारी आप भेज नहीं सकते, तो आप किसानों को कैसे डराएंगे। सत्यपाल मलिक ने कहा कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, इसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। गुवाहाटी एयरपोर्ट का एक किस्सा भी सुनाते हुए सत्यपाल मलिक ने कहा कि मैं जब भी कहीं जाता हूं तो गुवाहाटी हवाई अड्डे से ही जाता हूं। एक बार गुवाहाटी हवाई अड्डे पर गुलदस्ता पकड़े एक महिला से मिला। जब मैंने पूछा कि वो कहां से है तो उसने जवाब दिया, हम अडानी की तरफ से आए हैं। मैंने पूछा इसका क्या मतलब है, तो उसने कहा कि ये हवाई अड्डा अडानी को सौंप दिया गया है। अडानी को हवाई अड्डा, बंदरगाह, प्रमुख योजनाएं दी गई हैं और इस तरह से देश को बेचने की तैयारी है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। मलिक का दावा है कि प्रधानमंत्री के दोस्त पैसा कमाएंगे और किसान नुकसान उठाएंगे। अब मलिक के दावों में कितनी सच्चाई है ये बता पाना तो मुश्किल है, लेकिन मौजूदा सरकार पर मित्रों की सरकार होने के आरोप तो लगते ही रहते हैं। और अब राहुल गांधी ने भी गुजरात में लगातार ड्रग्स मिलने के मामले में मोदी सरकार को घेरते हुए सवाल पूछ लिया है। गुजरात की सत्ता में दोबारा वापसी करने के लिए राज्य की बीजेपी सरकार जद्दोजहद कर रही है। बड़े बड़े लुभावने वादे कर रही है, लेकिन कांग्रेस सरकार के झूठे वादे और गुजरात मॉडल की पोल खोल रही है, जिससे बीजेपी सरकार फंस गई है और आगामी चुनावों में उसके जीत की राह मुश्किल नजर आ रही है। पिछले दिनों जहां गुजरात में आई बाढ़ के चलते गुजरात मॉडल की धज्जियां उड़ी थी, तो अब राज्य में ड्रग्स का मुद्दा गर्मा गया है और इसी को लेकर अब राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए सरकार पर सवालों की बौछार कर दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, गुजरात में ईज ऑफ डूइंग ड्रग्स बिजनेस। प्रधानमंत्री जी इन सवालों के जवाब दीजिए। गुजरात में हजारों करोड़ की ड्रग्स पहुंच रही है। गांधी पटेल की पावन भूमि पर ये जहर कौन फैला रहा है? बार बार ड्रग्स बरामद होने के बावजूद पोर्ट के मालिक से अब तक कोई पूछताछ क्यों नहीं हुई? गुजरात में ड्रग कंट्रोल चला रहे नार्कोस को एनसीबी एवं अन्य सरकारी एजेंसियां अब तक क्यों नहीं पकड़ पाई? केंद्र और गुजरात की सरकार में बैठे वो लोग कौन हैं जो माफिया मित्रों को संरक्षण दे रहे हैं? प्रधानमंत्री जी कब तक मौन रहेंगे? जवाब तो देना ही पड़ेगा। बता दें कि गुजरात में बार बार ड्रग्स पकड़ी जा रही है, लेकिन अभी तक पोर्ट के मालिकों से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। ऐसे में विपक्ष का आरोप है कि क्योंकि गुजरात बीजेपी शासित राज्य है, इसलिए यहाँ इस मामले को दबाया जा रहा है और जांच एजेंसियां चुप बैठी हैं और कोई पूछताछ नहीं हो रही है। जबकि गैर बीजेपी राज्य तो जांच एजेंसियों के रडार पर ही रहते हैं। किसी भी छोटे मामले को बड़ा रूप दे दिया जाता है। बता दें कि गुजरात में पिछले कुछ सालों में कई बार ड्रग्स पकड़ी गई है। 2017 गुजरात के समुद्र में एक व्यापारी जहाज से 1500 किलो हेरोइन जब्त। 2018 5 किलो हेरोइन के साथ 2 गिरफ्तार। 2020 175 करोड़ रुपए की 35 किलोग्राम हेरोइन के साथ 5 पाकिस्तानी गिरफ्तार। 2021 150 करोड़ रुपए की 30 किलो हेरोइन संग 8 पाकिस्तानी पकड़े गए। 2022 मुंद्रा बंदरगाह से 500 करोड़ रुपए की कीमत की 52 किलो कोकीन बरामद। ये आंकड़े बताते हैं कि नशे के कारोबारियों के लिए गुजरात राज्य पसंदीदा साबित होता जा रहा है। ऐसे में अब राहुल गांधी ने सीधे तौर पर पीएम मोदी से ही सवाल पूछ लिए हैं। अब देखना होगा कि मामले में घिरी हुई सरकार अपने बचाव के लिए क्या पैंतरा आजमाती है। केंद्र और गुजरात की सरकार में बैठे वो कौन लोग हैं जो माफिया मित्रों को संरक्षण दे रहे हैं? राहुल ने सीधे तौर पर पीएम से सवाल पूछ लिए हैं और सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा दिए हैं। वैसे गंभीर आरोप तो आज मनीष सिसोदिया ने भी बीजेपी पर लगा दिए हैं। आरोप दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के लगे हैं, लेकिन उनके आरोपों पर बीजेपी ने भी जोरदार पलटवार कर दिया। राजधानी दिल्ली में आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो चुका है। खासकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों एक दूसरे को जमकर खरी खोटी सुना रहे हैं। इसकी वजह शराब नीति की जांच है। जब से इस मामले को लेकर मनीष सिसोदिया के घर छापेमारी हुई है, तब से सियासत तेज हो गई है। बीजेपी के घोटाले के आरोपों के बीच मनीष सिसोदिया ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मेरे पास मैसेज आया कि आपको मुख्यमंत्री बना देंगे, आप पार्टी तोड़ लीजिए और आपके खिलाफ सीबीआई और ईडी के मामले भी वापस ले लिए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए राजनीति में नहीं आया, बल्कि दिल्ली और देश के हर बच्चे को शानदार शिक्षा दिलाने के लिए राजनीति में हूँ। उन्होंने बीजेपी को जवाब देते हुए कहा कि मैं राजपूत हूँ, महाराणा प्रताप का वंशज हूँ, सर कटवा लूंगा, लेकिन भ्रष्टाचारियों, षड्यंत्रकारियों के सामने झुकूंगा नहीं। अब जहां एक तरफ मनीष सिसोदिया बीजेपी को निशाने पर ले रहे हैं, सिसोदिया के आरोपों को धार देते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में आपकी सरकार गिराने की कोशिश की गई है। उन्होंने ट्वीट किया, इसका मतलब सीबीआई ईडी रेड का शराब नीति और भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं। ये रेड केवल दिल्ली में आपकी सरकार गिराने के लिए की गई, जैसे इन्होंने दूसरे राज्यों में किया है। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस फेल हो गया। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टी ने भी हल्ला बोल दिया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि इस प्रकार के बयानबाजी कर दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी आबकारी नीति से जुड़े मामले को भटकाने का प्रयास कर रही है। इसी के साथ ही पार्टी नेताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल सरकार के मंत्रिमंडल से मनीष सिसोदिया की बर्खास्तगी की मांग करते हुए नारेबाजी की। इस दौरान उन्होंने सिसोदिया और केजरीवाल का पुतला भी फूका। बीजेपी और आपकी बयानबाजी से सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसे में देखना होगा कि कौन सच्चा और कौन झूठा है। आरोप प्रत्यारोप के चलते आज दिल्ली की सियासत गरमाई रही। दोनों पक्षों में तीखी बहस देखने को मिली, लेकिन सिसोदिया के आरोपों से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वैसे मुश्किल में तो बीजेपी हर जगह ही रहती है, खासकर तेलंगाना में, जहां अभी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे। उनकी यात्रा का एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर कांग्रेस और टीआरएस दोनों ही उन्हें घेरने में जुट गए हैं। तो क्या है इस वीडियो में, देखिए रिपोर्ट। गृह मंत्री अमित शाह सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को लेकर सुर्खियों में है। वीडियो से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी नेताओं की क्या स्थिति है। वैसे विपक्ष अक्सर ये कहता रहता है कि बीजेपी में सिर्फ दो ही लोगों की चलती है, एक है पीएम मोदी और दूसरे हैं अमित शाह। इस वीडियो के सामने आने के बाद ये साफ हो गया कि बीजेपी में पीएम मोदी और अमित शाह के आगे किसी की कोई हैसियत नहीं है। टीआरएस ने इस वायरल वीडियो को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। वीडियो में तेलंगाना बीजेपी प्रमुख बंदी संजय कुमार गृह मंत्री अमित शाह के जूते उठाकर लाते नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, अमित शाह ने हाल ही में तेलंगाना के एक मंदिर का दौरा किया था। सीएम के चंद्रशेखर राव के बेटे और मंत्री केटी रामाराव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया। उन्होंने तेलंगाना प्राइड हैशटैग के साथ वीडियो ट्वीट करते हुए कहा कि राज्य के लोग गुजरात के गुलामों को देख रहे हैं, तेलंगाना के स्वाभिमान को बदनाम करने के किसी भी प्रयास को उलट देंगे। टीआरएस के एक और नेता एम कृष्णन ने ट्वीट किया, चप्पल लाने की रफ्तार और फोकस दिखाता है कि कल बीजेपी हमारे राज्य को अमित शाह के चरणों में रखेगी, ऐसे लोगों से सावधान रहें। तेलंगाना के एआईसीसी प्रभारी मणिकम टेगोर ने वीडियो पोस्ट किया और लिखा, भाजपा में पिछड़े वर्ग के नेता की क्या हैसियत है, सच देखिए। कांग्रेस नेता अंडाकी दयाकर ने भी बंदी संजय पर हमला बोलते हुए कहा कि राज्य बीजेपी प्रमुख ने तेलंगाना समाज को बदनाम किया है। टीआरएस नेताओं ने संजय को जमकर ट्रोल किया, जो अक्सर टीआरएस नेताओं पर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव का गुलाम होने का आरोप लगाते रहे हैं। बीजेपी ने अब तक इस वीडियो पर खामोशी बरती हुई है। तेलंगाना में अमित शाह ने केसीआर पर बड़ा हमला बोला था, ये वीडियो उसी का जवाब माना जा रहा है। बीजेपी अब तेलंगाना पर पूरा फोकस कर रही है, लेकिन तेलंगाना में बीजेपी के पैर जमना मुश्किल दिख रहा है। वैसे बीजेपी की मुश्किलें तो अब 2024 के लिए बढ़ती दिख रही हैं, क्योंकि बिहार में हुए सत्ता पलट के बाद से आरजेडी जेडीयू की कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ रही हैं, और ये नजदीकियां कांग्रेस को मजबूत और बीजेपी को कमजोर कर रही हैं। बिहार में बीजेपी को सत्ता से बेदखल कर महागठबंधन ने सरकार बनाई है। तब से आरजेडी और जेडीयू के हौसले तो बुलंदियों पर हैं ही, साथ ही कांग्रेस को भी नई ताकत मिली है, जिसके दम पर वो मिशन 2024 की तैयारियों में जुट गई है। बिहार में कांग्रेस ने पूरी तरह से अपना फोकस अब लोकसभा चुनाव पर लगा लिया है। अपनी नींव को मजबूत करने के लिए कांग्रेस आरजेडी के साथ साथ जेडीयू से अपने रिश्ते और बेहतर बनाने पर जोर देगी। उदयपुर नव संकल्प के जरिए कांग्रेस साफ कर चुकी है कि पार्टी 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए राजनीतिक फैसले लेगी। नव संकल्प के मुताबिक पार्टी राजनीतिक परिस्थितियों के अनुरूप जरूरी गठबंधन करने के रास्ते खुले रखेगी। पार्टी के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक सब कुछ ठीक रहा तो 2024 में जेडीयू और आरजेडी के साथ
कांग्रेस की भी सीटें बढ़ेंगी। अब कांग्रेस तो मजबूती का दावा कर रही, लेकिन अगर पिछले चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में लोकसभा की 40 सीट है। साल 2024 के चुनाव में कांग्रेस सिर्फ 1 सीट जीत पाई थी, जबकि आरजेडी का खाता तक नहीं खुल सका। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 24% वोट मिले थे और जेडीयू और एलजेपी के साथ मिलकर एनडीए 40 में से 39 सीट जीतने में सफल रहा था। लेकिन अब 2024 से पहले महागठबंधन की सरकार बनने से तस्वीर बदलती नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी को जेडीयू के सहारे वोट मिले थे, वो अब सभी आरजेडी और कांग्रेस के खाते में जाएंगे। यानी साफ है कि नई दोस्ती से कांग्रेस को नई ताकत मिलेगी, जिसे बीजेपी के माथे पर शिकन बढ़ेगी। और बुलेटिन के आखिर में बात जम्मू कश्मीर में बीजेपी की रणनीति की। जम्मू कश्मीर में 2023 की शुरुआत में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं। अभी घाटी में वोटर लिस्ट पर काम हो रहा है और चुनाव आयोग नवंबर 2022 तक नई वोटर लिस्ट जारी कर सकता है। लेकिन गैर कश्मीरियों को वोट देने के अधिकार का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इसको लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक की थी। बैठक में बीजेपी की रणनीति को फेल करने और चुनाव आयोग की संशोधित वोटर लिस्ट को खारिज करने पर चर्चा हुई थी। इसके जवाब में अब बीजेपी ने बैठक बुलाई है। देखते हैं ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में अगले साल होने जा रहे विधानसभा चुनावों ने घाटी का सियासी पारा काफी चढ़ा दिया है। बीजेपी हर हाल में जम्मू कश्मीर में जीत दर्ज करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी नए नए पैंतरे अपना रही है। इस वक्त घाटी में संशोधित वोटर लिस्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में ये ऐलान किया था कि अब जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरी भी वोट डाल सकेंगे, जिसको लेकर महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने ऐतराज जताया था। संशोधित वोटर लिस्ट को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बैठक भी की थी, जहां बीजेपी को घेरने की रणनीति बनाई गई थी। अब बीजेपी ने भी बैठक बुलाई, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक के जवाब के तौर पर देखी जा रही है। खबरों के मुताबिक बीजेपी की जम्मू कश्मीर की इकाई के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पार्टी मुख्यालय में वरिष्ठ नेताओं की ये बैठक बुलाई। दरअसल केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हृदेश कुमार ने संशोधित मतदाता सूची में जम्मू कश्मीर में रहने वाले गैर स्थानीय मतदाताओं को शामिल करने की बात कही थी। प्रशासन ने शनिवार को कहा था कि मतदाता सूची के संक्षिप्त संशोधन के बाद 25 लाख से ज्यादा मतदाताओं के शामिल होने की खबरों में निहित स्वार्थों के चलते तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। बीजेपी ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी का बचाव करते हुए कहा कि उनकी टिप्पणी कानूनी और संवैधानिक रूप से सही है। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है और किसी भी कानून से प्रतिबंधित नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र, राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मतदाता बनने का विकल्प चुन सकता है, जहां वो सामान्यतः रहता है। जम्मू कश्मीर में भी इसे ही लागू किया गया है। धारा 370 के अधिकतर प्रावधान खत्म किए जाने के बाद एक भारत एक कानून होना चाहिए। उन्होंने विपक्ष पर मामले को गलत तरह से पेश करने का आरोप लगाया। बीजेपी जिस तरह से इस मामले में चुनाव आयोग का बचाव कर रही है, उससे साफ है कि संशोधित वोटर लिस्ट का फायदा बीजेपी को होने वाला है। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।